द वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है भगवान शिव की सबसे पुरानी तस्वीर पशुपति सील पर 4500 साल पुरानी बहस ही है। हाँ, तो बहस। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय 26 मई के रोज 2026 की ही बात है, 26 मई 2026 इस रोज मंत्रालय के एक्स हैंडल से एक पोस्ट हुआ। एक पुरानी छोटी सी पत्थर की मोहर की तस्वीर थी। कैप्शन में लिखा था कि ये भारत की अनब्रोकन सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी का प्रतीक है। 4500 साल पुरानी मोहर मोहनजोदड़ो की। एक आकृति बैठी है योगिक मुद्रा में, मूल बंधासन लगाया हुआ है, चारों तरफ जंगली जानवर हैं। मिनिस्ट्री ने कैप्शन में लिखा कि ये भगवान पशुपति की मूर्ति है, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है। अब इस पोस्ट को कोट करते हुए एक और पोस्ट आई अमेरिका की रूटगर्स यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन हिस्ट्री की प्रोफेसर ऑड्रे टुस्के की। इसमें टुस्के लिखती हैं दिस इजंट शिव, ये शिव नहीं है। टुस्के आगे लिखती हैं कि असल में ये प्रोटो एलामाइट यानी ईरान की एक पुरानी सभ्यता की आइकोनोग्राफी से आई हुई एक यूरेशियन देवता की छवि है। ऑड्रे टुस्के के अनुसार शायद किसी लॉर्ड ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के स्वामी की है। टुस्के ने अपनी पोस्ट के साथ एक एकेडमिक पेपर का लिंक भी अटैच किया। इस पेपर का टाइटल था अनहिंजिंग शिव फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पुराना आर्टिकल है जो 1984 में जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में छपा था। इसकी लेखिका थी डोरिस मेथ श्रीनिवासन। अब जैसे ही ऑड्रे टुस्के ने ये पोस्ट की, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। दे पोस्ट पे पोस्ट, इधर से तर्क उधर से तर्क, खूब नॉइस है। असलियत क्या है उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले समझिए कि ये बहस सिर्फ पशुपति सील को लेकर नहीं है। ये एक सिविलाइजेशनल डिबेट है जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में एक कंटिन्यूटी है, यानी वैदिक संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की ही विरासत है। दूसरी तरफ वो हैं जो ऐसे किसी कनेक्शन से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि एविडेंस नहीं है। मूल निवासी वर्सेस आर्यन इन्वेजन वाली बहस भी इसी बड़ी बहस का हिस्सा है जो वर्तमान में पशुपति सील पर आकर सिमट गई है। ये 3.5 सेंटीमीटर की मोहर असल में क्या है? क्या ये वाकई शिव की सबसे पुरानी छवि है, या किसी और देवता की है, या किसी पुजारी की है, या ईरान से आई किसी विदेशी परंपरा का लोकल वर्जन है, या इन सब का मिक्स? इन तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं अलिफ लैला। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव। बात शुरू होती है 1922 से। ब्रिटिश राज था। भारतीय पुरातत्व विभाग के डीजी होते थे सर जॉन मार्शल। उन्होंने एक बंगाली पुरातत्वविद राखाल दास बैनर्जी को सिंध भेजा कुछ टीलों की जांच के लिए कि जाओ देखो क्या निकल रहा है। मोहनजोदड़ो गए वो, और वहां पहुंचकर बैनर्जी को एक पुराना बौद्ध स्तूप देखा। अब उन्हें लगा कि ये जो आजू बाजू की बाकी साइट्स है मोहनजोदड़ो में, वो भी बौद्ध काल की ही होंगी, उसी ज़माने की। तो उन्होंने स्तूप के नीचे खुदाई शुरू की और तभी ज़मीन से कुछ अजीब चीज़ें निकलने शुरू हुई। छोटी छोटी मोहरें, इन पर ऐसी लिपि लिखी थी जो तब तक किसी ने देखी नहीं थी। बैनर्जी ने पहचान लिया। 1 साल पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के हड़प्पा में बिल्कुल इसी तरह की लिपि वाली मोहरें खोदी थी। इसका मतलब था कि ये साइट बौद्ध काल की नहीं बल्कि उससे हजारों साल पुरानी थी, मोहनजोदड़ो की भी। मार्शल को समझ में आ गया कि मामला क्या है। कोई आम बात नहीं थी। भारत के नीचे एक पूरा अनजान सिविलाइजेशन दबा पड़ा था, मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन सिविलाइजेशन। उन्होंने तुरंत इलस्ट्रेटेड न्यूज़ में अपनी खोज पब्लिश की और दुनिया भर के विद्वानों से इस पर राय मांगी, और इसके बाद बड़े पैमाने पर खुदाई हुई। अब देखिए कि इस खुदाई में क्या क्या मिला। 1928-29 में आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके, जो पहले मेसोपोटामिया की कीश नाम की साइट पर काम कर चुके थे, उन्हें ज़मीन से 3 मीटर 90 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट 4 मीटर नीचे एक छोटी सी मोहर मिली। अब ये जो मोहर थी स्टेटाइट से बनी थी, यानी एक बड़ा मुलायम पत्थर जिसको आप नाखून से भी खरोच सकते हैं। आकार क्या था? 3.56 सेंटीमीटर बाय 3.53 सेंटीमीटर, आपके अंगूठे के नाखून से थोड़ी बड़ी। मोटाई सिर्फ 0.76 सेंटीमीटर।
मैके के कैटलॉग में इसे सील नंबर 420 लिखा गया और इसी नंबर से आज तक एकेडमिक दुनिया इस सील को जानती है। मैके ने अंदाज़ा लगाया कि यह मोहर ईसा पूर्व 2350 से 2000 साल के बीच की हो सकती है। आज ये मोहर आप दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में देख सकते हैं। अब आइए इस पर कि इस सील में है क्या, क्या कहती है। बीच में बैठी है एक मानव आकृति, एक चबूतरे पर है, पैर इसके मुड़े हुए हैं, एड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं, पंजे नीचे की ओर, हाथ घुटनों पर हैं, अंगूठे बाहर की तरफ हैं, कलाई से कंधे तक चूड़ियाँ हैं, करीब 8 छोटी और 3 बड़ी। छाती पर 3 कोणीय पेक्टोरल है, यानी सीने पर पहने जाने वाला जेवर। कमर के चारों तरफ एक डबल बैंड है, पैर खुले हुए हैं और जो कुछ नीचे दिखता है मार्शल ने उसे फैलस यानी मर्द का अंग लिखा था, लेकिन खुद ही ये भी लिखा कि कमर पट्टे का सिरा भी हो सकता है। इस सील के बीच में बनी मानव आकृति के सिर पर एक बड़ा सा मुकुट है जिसमें 2 सींग ऊपर की तरफ निकले हैं और बीच में कुछ ऐसा है जो शायद पौधा होगा या पंख। अब इस सील में कुछ खास चीज़ें, चारों तरफ 4 जंगली जानवर हैं। आकृति के दाएं तरफ हाथी और बाघ हैं, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा। चबूतरे के नीचे 2 हिरण या जंगली बकरे हैं जिनके सिर पीछे की तरफ मुड़े हैं और सींग बीच की ओर। इस सील पर सिंधु घाटी की भाषा यानी इंडस लिपि के कुछ अक्षर भी हैं जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, डिसेफर नहीं हो पाया। इनमें से एक अक्षर एक छोटी सी मानव आकृति है, बाकी से अलग जगह पर, ऊपर दाएं कोने में हाथी और बाघ के बीच। मैके ने अंदाज़ा लगाया कि शायद जगह नहीं बची होगी आर्टिस्ट के पास, इसलिए वहाँ फिट कर दी गई, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जानबूझकर वहाँ रखी गई होगी, कोई ख़ास मतलब होगा। जो भी है, जब तक इंडस स्क्रिप्ट हम समझ नहीं लेते ये पता नहीं चल सकता। अब हमने मोहर डिस्क्राइब कर दिया, आपने देख ली, लेकिन इतने पे बात नहीं रुकती। इस मोहर पर बने सिंबल्स ज़रूर कुछ मतलब रखते होंगे। क्या मतलब है इन सिंबल्स का, यही सारा मामला बना हुआ है। जॉन मार्शल तब भारतीय पुरातत्व विभाग के डीजी थे। उन्होंने 1931 में किताब लिखी, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इस किताब में मार्शल ने एक काम किया। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इस मोहर को एक नाम दिया। अभी तक के 420 नंबर की मोहर थी, उन्होंने नाम दिया प्रोटोशिव, यानी एक ऐसा देवता जो आगे चलकर हिंदुओं के शिव के रूप में पहचाना गया। मार्शल ने ऐसा मानने के पीछे 4 कारण दिए। पहला कारण उन्होंने दिया कि मोहर पर बैठी आकृति 3 मुखी है। मार्शल ने लिखा कि शिव को परंपरागत रूप से 3 या 5 मुख वाला दिखाया जाता है। एलिफेंटा गुफाओं के फेमस त्रिमुखी शिव का जो मस्तक है इसी का एग्जाम्पल है। कुल्लू के पास जगत सुख के मंदिरों में भी ऐसी मूर्तियां मिलती हैं। महाभारत में भी शिव के 4 मुखों का जिक्र है और मार्शल का आर्ग्यूमेंट था कि मोहर पर भी वही मोटिफ है, बस सबसे पुराना वर्जन है। दूसरा कारण मार्शल ने दिया सींग। मार्शल ने कहा कि सिर पर बुल यानी सांड के सींग है और बीच में जो उभार है वो त्रिशूल है या त्रिशूल जैसा है। दोनों शिव के प्रतीक हैं। नंदी बैल है, उसके सींग हो सकते हैं, और त्रिशूल तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल था जो बाद में उठा कि क्या ये सींग वाकई बैल के ही हैं। मार्शल ने खुद कई जगह बाइसन लिख दिया था। बाद के विद्वानों ने ऑब्जर्व किया कि ये वाटर बफलो यानी जल भैंसे के सींग होंगे, क्योंकि इन पर लहरदार धारियां हैं। ये भैंसे की पहचान है, बैल की नहीं है। तीसरा कारण जो मार्शल ने दिया यौगिक मुद्रा थी। मार्शल ने लिखा कि आकृति की मुद्रा क्लासिक योग पॉस्चर है, पैर मोड़कर एड़िया जोड़कर बैठने का अंदाज है। शिव हिंदू परंपरा में महायोगी हैं, धुनी रमाए रहते हैं, योगियों के राजा हैं। मार्शल ने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने लिखा कि इससे पता चलता है कि योग का ओरिजिन प्री आर्यन यानी आर्यों से पहले का है। चौथा कारण दिया उन्होंने कि इस मोहर में चारों तरफ जानवर हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। मार्शल ने कहा कि शिव को पशुपति कहा जाता है। अब शिव का ही एक रूप है रुद्र, जिनका जिक्र ऋग्वेद में आता है, उन्हें भी पशुपति कहा गया है। मार्शल ने इस बात को कंक्लूड इस तरह किया कि मोहर पर बनी जानवरों से घिरी आकृति इसी पशुपति का पुराना रूप है। इन 4 कारणों के आधार पर मार्शल ने इस मोहर को शिव का पूर्वज घोषित किया और तब से ये 420 नंबर की सील पशुपति सील के नाम से जानी जाने लगी। हालांकि नोट कीजिए, ये बात पूरी तरह से पक्की नहीं है। मार्शल खुद भी श्योर नहीं थे। वो लिखते हैं कि हमें इस देवता के असली नाम का पता नहीं है। उन्होंने इसे एन अननोन गॉड भी लिखा है। कई बार साफ शब्दों में एडमिट किया है कि ये शिव हैं
या नहीं हैं, ये एक्चुअल एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी से साबित नहीं हो पाता है। उनका असली जो बड़ा आर्ग्यूमेंट था वो ये नहीं था कि ये पशुपति सील जो दिख रही है इस पर शिव ही हैं, बल्कि मार्शल का असली बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि हिंदू धर्म की कई जड़ें वैदिक काल से बहुत पहले की हैं। योग, मातृ देवी की पूजा, नागों की उपासना, जानवरों की पूजा, इन सब का ओरिजिन प्री आर्यन आबादी से था और इसकी झलक हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिलती है, ये मार्शल कह रहे हैं। अब ये एक बड़ी व्यापक थ्योरी थी, लेकिन इसका छोटा सा सबूत बन गई एक 3.5 सेंटीमीटर की मोहर। अब मार्शल का दावा अगले कई दशकों तक स्कूली पाठ्य पुस्तकों में रहा। बच्चे पशुपति सील को पढ़ते थे, कोर्सबुक में होता था, मोहनजोदड़ो में मिली शिव की सबसे पुरानी छवि के रूप में ही पढ़ते थे। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 27 मई 2026 का जो पोस्ट किया है वो इसी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित था, लेकिन बहस इसलिए पैदा हुई क्योंकि ये इस सील का इकलौता इंटरप्रिटेशन नहीं है। 1970 के दशक से एक नई पीढ़ी के विद्वानों ने मार्शल की बात को चुनौती भी दी। अब इसमें भारतीय विशेषज्ञ भी थे, विदेशी भी थे। उनका कहना था कि मार्शल ने जो 4 कारण दिए थे, चारों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब ये प्रॉब्लम स्पॉट करने वाले या इन इश्यूज को रेस करने वाले जो थे, उनमें से एक थी डोरिस श्रीनिवासन। श्रीनिवासन ने 1975-76 में पहला पेपर लिखा, द सो कॉल्ड प्रोटोशिव सील फ्रॉम मोहनजोदारो एन आइकोनोग्राफिकल असेसमेंट, और फिर 1984 में जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना दूसरा और ज़्यादा प्रसिद्ध पेपर जो ऑडिट रुश्की ने कोट भी किया, अनहिंजिंग शिव फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन, यानी शिव को इंडस सभ्यता से अलग देखना। श्रीनिवासन का आर्गुमेंट क्या था हम बता देते हैं आपको। उन्होंने मार्शल के चारों कारणों को एक एक करके उन पर सवाल उठाया। पहला, मार्शल ने मोहर पर बनी इमेज के 3 चेहरों के चलते इसे शिव से जोड़ा था, लेकिन श्रीनिवासन ने अलग दावा किया। उनके अनुसार मोहर को बारीकी से देखें तो जो आगे की तरफ निकले हुए 2 टुकड़े हैं वो चेहरे नहीं बल्कि कान हैं। अब ये जो कान हैं ये बैल या भैंसे के कान जैसे हैं। श्रीनिवासन ने अपनी 1997 की किताब मैनी हेड्स आर्म्स एंड आइज में एक पूरा चैप्टर इस तर्क पर लिखा। उनका कहना था कि अगर ये कान है तो ये एक बुवीन यानी सांड या गाय जैसी आकृति का एक चेहरा है, वो भी संभवतः एक भैंसा मानव, एक बफलो मैन। दूसरा, श्रीनिवासन ने लिखा कि सींग भैंसे के हैं, सांड के नहीं हैं, ये वाटर बफलो की पहचान वाली रिब्ड हॉर्न्स हैं। अब यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है क्योंकि शिव की पारंपरिक पहचान सांड से है, जो वाहन है नंदी है, सांड है, वो भैंसा नहीं है, भैंसा यम का वाहन है। पशुपति सील की सबसे बड़ी पहचान जो बताई जाती है कि वो शिव ही होंगे, वो योग मुद्रा। श्रीनिवासन ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई दूसरी हड़प्पन मूर्तियां भी पैर मोड़कर ही बैठी हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर ऐसी आकृति योगी की हो, ये किसी देवता के बैठने का स्टाइल भी हो सकता है। चौथा कारण जो श्रीनिवासन ने दिया, उन्होंने कहा कि वैदिक साहित्य के हवाले से कहा जाता है कि रुद्र या वैदिक शिव जानवरों के रक्षक नहीं हैं। ऋग्वेद में रुद्र क्रोध और विनाश के देवता हैं। श्रीनिवासन के अनुसार पशुपति यानी पशुओं का स्वामी वाला कॉन्सेप्ट बाद में आया, इसे पीछे जाकर हड़प्पा पर थोपना सही नहीं है। अब श्रीनिवासन की लगभग पूरी दलील यह है कि इस मोहर पर बनी इमेज को शिव या पशुपति कहना ठीक नहीं क्योंकि उतना एविडेंस नहीं है। लेकिन इसी पेपर में उन्होंने एक और दिलचस्प बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इट मे देयरफॉर बी इन्फर्ड दैट द योगा पोस्चर इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ डिविनिटी, यानी ये योग जैसी मुद्रा देवत्व का ही प्रतीक है। यानी इतना लगभग तय है कि जिसकी आकृति है सील पर, सील नंबर 420 पर, किसी आम व्यक्ति की नहीं है, ये कोई देवता ही है जो खास तरीके से बैठा है चित्र में। श्रीनिवासन के इन्हीं आर्गुमेंट्स के आधार पर कुछ मॉडर्न हिस्टोरियन जैसे ऑड्रे ट्रुश्की भी दावा करती हैं कि सिंधु घाटी की सील 420 को शिव से जोड़ना ठीक नहीं है। यहाँ दोनों तर्क आ गए। लेकिन हालिया मामले में प्रोफेसर ट्रुश्के ने एक और आर्गुमेंट दिया जो बहस को एक तीसरे डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। जैसा हमने शुरुआत में बताया, ट्रुश्के ने इस मोहर को ईरान की एक प्राचीन सभ्यता से जोड़ा। उनका दावा है कि शायद पशुपति का यह फिगर उस सभ्यता से जुड़ा है। ये पूरा आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट क्या है, आइए अब हम वो बताते हैं आपको। ट्रुश्के ने अपनी पोस्ट में इस सील को प्रोटो एलामाइट दौर से जुड़ा बताया। अब ये क्या है? ये ईरान की एक प्राचीन सभ्यता, लगभग ईसा पूर्व 3200 से 2700 साल के बीच की। इसकी जो मेन साइट थी जहाँ से आर्टिफैक्ट्स बरामद हुए हैं वो है सुसा, जो आज ईरान के खुजेस्तान में है। ये लोग इंडस और मेसोपोटामिया दोनों के बीच में बसे हुए थे और इस प्रोटो एलामाइट कनेक्शन को सबसे विस्तार से एक्सप्लोर किया है फिनलैंड के विद्वान
ऑस्को पारपोला ने। पारपोला दुनिया के सबसे बड़े इंडस स्क्रिप्ट विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 1994 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से एक किताब निकाली थी, डिसिफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट। पारपोला ने इस किताब में पशुपति सील पर एक पूरा चैप्टर लिखा है, लेकिन उनका अप्रोच मार्शल और श्रीनिवासन दोनों से अलग है। पारपोला ने सूसा से मिली प्रोटो एलामाइट सील्स दिखाई। ये हमने जैसे पहले बताया 3000 से 2750 साल पहले की हैं, ईसा से भी। इन सील्स पर भी एक बैल बैठा हुआ है, पैर मुड़े हुए, एड़ियां जोड़कर, सामने से देखने पर पैर दोनों तरफ बाहर निकले हुए, यानी बिल्कुल वही पोस्चर जो मोहनजोदड़ो की मोहर पर है। पारपोला का कहना है कि ये प्रोटो एलामाइट सील्स पशुपति सील के पोस्चर का मॉडल हो सकती हैं, यानी ये यौगिक मुद्रा जो है संभवतः इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी फारस से आई होगी। पारपोला के मुताबिक इसका सबसे मजबूत एविडेंस मिलता है टेपे याहया नाम की एक साइट से, सदर्न ईरान में है, सूसा और इंडस घाटी के ऑलमोस्ट बीच में। इस साइट से मिट्टी का एक टुकड़ा मिला है जो ईसा पूर्व 2200 से 1800 साल पहले का है। इस पर एक सील की छाप है, एक बैठा हुआ मेल देवता है, पैर बिल्कुल उसी तरह मुड़े हुए हैं और नीचे खुर वाले पैर हैं। पारपोला का तर्क यह है कि ये कॉमन आइकोनोग्राफिक ट्रेडिशन था जो ईरान से मोहनजोदड़ो तक फैला हुआ था, एक लॉर्ड ऑफ एनिमल्स वाली परंपरा जो पूरे यूरेशिया में अलग अलग रूपों में मिलती है। ऑड्रे ट्रुस्के अपनी पोस्ट में पारपोला के इसी तर्क के आधार पर पशुपति सील को ईरान वाली सभ्यता से जोड़ती हैं। हालांकि इसके खिलाफ भी तर्क हैं और ट्रुस्के की पोस्ट के जवाब में कई लोगों ने तर्क दिए भी हैं। क्या है? ओहायो की शॉनी स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़ी डॉक्टर लावण्या वेम्सानी ने कहा कि एलामाइट सील और पशुपति सील में 1% सिमिलैरिटी भी नहीं है। वेम्सानी का कहना था कि एलामाइट सील एक एंथ्रोपोमॉर्फिक यानी मानव रूपी बैल है जो वज्रासन में बैठा हुआ है। पशुपति सील में एक देवता है जिसने सींग वाला मुकुट पहना है। ये अलग अलग चीजें हैं। एक और यूजर परिमल नाम के, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि श्रीनिवासन ने खुद अपने 1984 के पेपर में एडमिट किया था कि योग पोस्चर इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ डिविनिटी, यानी अगर ये देवता है और ये योग पोस्चर में है तो ये साउथ एशिया की एक मूल आध्यात्मिक परंपरा का पुराना सबूत है। इससे यूरेशियन लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहना इस सच्चाई को छुपाना है। पारपोला भी इतना तो मानते हैं कि पशुपति सील में जो मुद्रा है उसका आध्यात्म या दैवत्व से संबंध है। पारपोला तो बाकायदा और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि आकृति वरुण जैसे किसी देवता की हो। उन्होंने कहा कि सील पर बनी आकृति के सींग वाटर बफलो के हैं और भैंसा भारतीय परंपरा में पानी के देवता वरुण से जुड़ा हुआ होता है। पारपोला कहते हैं शुरुआती वैदिक परंपराओं में वरुण ही एकमात्र देवता हैं जिन्हें भैंसा बलि चढ़ाया जाता था। बाद के हिंदू धर्म में भैंसा यम का वाहन बनता है। पारपोला का तर्क है कि यह आकृति शिव की क्लासिक पहचान से पहले का रूप है जिसे प्रोटो वरुण कहा जा सकता है। इसके आसपास के जानवर क्रूरता और पौरुष के प्रतीक हैं जो युद्ध, मृत्यु और फर्टिलिटी को दर्शाते हैं। हालांकि पारपोला शिव के इस कनेक्शन को पूरी तरह से नकारते भी नहीं हैं। उनका मानना है कि इंडस वैली के इस देवता के गुण पहले वैदिक वरुण और फिर रुद्र में आए। अथर्ववेद में पानी के जीवों को रुद्र का पवित्र जानवर बताया गया है और रुद्र ही शिव के वैदिक पूर्वज हैं। पारपोला के मुताबिक पशुपति सील में दिख रही परंपराएं ही समय के साथ हिंदू धर्म में शिव के रूप में विकसित हो गईं। वरुण के अलावा हड़प्पा सील की आकृति को कुछ और देवताओं से भी जोड़ा गया है। इसमें इंद्र भी हैं। यहां तक कि कुछ ने इसे दानव परंपरा से भी जोड़ा है। एल्फ हिल्टबीटल नाम के एक अमेरिकन विद्वान ने 1978 में एक पेपर लिखा। हिल्टबीटल का आर्गुमेंट था कि सींग चूंकि भैंसे के हैं इसलिए यह आकृति बफलो मैन है, एक भैंसा मानव। भारतीय परंपरा में भैंसा मानव की एक पूरी मैथोलॉजी है जो महिषासुर से जुड़ी है, एक राक्षस जिसे देवी दुर्गा मारती हैं। इस दावे के समर्थक एक और मोहर पेश करते हैं, सील 279। इसमें एक नंगा आदमी भैंसे पर भाला फेंक रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे महिषासुर वाले मिथक की सबसे पुरानी झलक माना है। हिल्टबीटल ने भी सुझाया कि 4 जानवर शायद बाद के दिग्पाल या लोकपाल हैं, यानी चारों दिशाओं के देवताओं के वाहन। अब आप इस तरह देख सकते हैं कि इस सील को लेकर कई अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं और वक्त के साथ नए इंटरप्रिटेशन आ ही रहे हैं। अमेरिकी पुरातत्वविद ग्रेगरी पोसल ने अपनी 2002 वाली किताब द इंडस सिविलाइजेशन अ कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में एक अलग नजरिया दिया। पोसल कहते हैं कि श्रीनिवासन की क्रिटिक में कुछ मेरिट है। मार्शल अपने आर्गुमेंट को 1-2 स्टेप ज़्यादा ही आगे ले गए थे। प्रोटोशिप वाले लेबल बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कुछ चीज़ें पक्के तौर पर कही भी जा सकती हैं। पहली कि यह आकृति देवता की है। क्यों?
पॉसेल लिखते हैं, देयर इज अल्टीमेटली नो प्रूफ फॉर द कंटेंशन दैट दिस फिगर इज अ गॉड, बट द लुक ऑफ द फिगर एलिसिट्स एन इररेसिस्टिबल कंक्लूजन फॉर मी, इट्स अ गॉड बिकॉज इट लुक्स लाइक अ गॉड। दूसरी मोहर पर बने सींग वाटर बफेलो के हैं, ये बात लगभग सेटल्ड है। अब तीसरी और सबसे दिलचस्प बात, पॉसेल भी मानते हैं कि आकृति जिस मुद्रा में बैठी है, कोई इंसान अपनी एड़ियां जोड़कर नेचुरली इस तरह नहीं बैठता, ऐसा सिर्फ वो करता है जिसने प्रैक्टिस की हो। इस तर्क से पॉसेल ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बैठने की ये मुद्रा कल्चरल थी, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई ना कोई फॉर्म ऑफ मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन मौजूद था जो आगे चलकर योग बना होगा। पॉसेल का अंतिम निष्कर्ष यही है कि प्रोटो शिव कहना शायद ठीक नहीं होगा सील नंबर 420 को, लेकिन इस मोहर से हमें बाद की भारतीय परंपरा का एक इंसाइट जरूर मिलता है। इस मोहर को लेकर हमने कई विशेषज्ञों के तर्क आपको बता दिए। इनमें एक भारतीय पुरातत्व बीबी लाल का भी तर्क है, वो भी बता देते हैं भाई। बीबी लाल भारत के सबसे सीनियर पुरातत्वविदों में से थे, एएसआई के डीजी ये भी रहे। लाल का जो मुख्य आर्गुमेंट था पशुपति सील पर नहीं था, लेकिन लाल आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गलत मानते थे। इसी आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक काल तक एक कंटिन्यूटी थी तो जरूर रिलीजियस सिंबल्स में भी कंटिन्यूटी रही होगी। इन तमाम पक्षों को जानने के बाद अब आखिरी सवाल बचता है, क्या सच क्या है? यहाँ एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना ज़रूरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर या सील नंबर 420 को लेकर सच हम नहीं जानते और कोई भी नहीं जानता। इंडस स्क्रिप्ट अभी तक डिसिफर नहीं हो पाई है, मतलब मोहर पर लिखे 7 अक्षरों का मतलब किसी को नहीं पता। मोहर यूनिक है। इस तरह की मोहर मोहनजोदड़ो में 2-3 ही मिली। हम जो भी कुछ कह रहे हैं वो अलग अलग विद्वानों के इंटरप्रिटेशन है। जो साफ है वो ये है कि ये आकृति एक देवता या इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फिगर की है। इसके सिर पर वाटर बफलो के सींग हैं। ये कोई यौगिक या रिचुअल पॉस्चर में बैठी हुई आकृति है। ये भारतीय सबकॉन्टिनेंट और ईरान यानी मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यताओं के बीच एक शेयर्ड कल्चरल वर्ल्ड में रची गई थी, और इस शेयर वर्ल्ड में हॉर्न डाइटीज, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स और सीक्रेट पॉस्चर्स एक से ज़्यादा संस्कृतियों में आपको मिल जाएंगे। यानी कि ऐसे देवता जिनके सींग हो, ऐसे देवता जिन्हें पशुपति या लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहा जाए, और जो सीक्रेट पॉस्चर्स हैं जैसी यौगिक मुद्रा होती है, एक से ज़्यादा संस्कृतियों में मिलती है। शिव है या नहीं, ये इंडियन है या फॉरेन है, ये हिंदुत्व का सबूत है या सेकुलर रीडिंग का है, ये बहसें पॉलिटिकल सेटिंग में जितनी पुख्ता लगती हैं, असली शोध में उतनी ही बेमानी होती है। हम जो कह सकते हैं वो ये है कि 4500 साल पहले सिंध की धरती पर एक आर्टिस्ट ने एक मुलायम पत्थर पर ये आकृति उकेरी थी। उस आर्टिस्ट के दिमाग में क्या था, उस वक्त का धर्म क्या था, ये हमें अभी पूरी तरह से पता नहीं है। जब तक इंडस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा जाता पता हो भी नहीं सकता है। इसी नोट पर ये शानदार एपिसोड जिसे कमल ने बड़ी मेहनत से लिखा है, बहुत इसमें मेहनत उनकी लगी है, इसको हम कंक्लूड करते हैं और इसे मोहित ने रिकॉर्ड किया था, ये भी सूचना आपको दे देते हैं। आप देखते रहिए खबरगाम। इतिहास में ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं कि भाई उनको डिकोड करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं उसकी अपनी अपनी राय जो है वो देते हैं, और उनकी राय जो होती है वो बहुत महत्व रखती है, क्योंकि उससे बहुत सारे आप कह लगे आप बेशक बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर ना पहुँचे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है ना पहुँचते ज़रूर हैं। आई थिंक जब आपको चीज़ों का थोड़ा सा अभ्यास होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट तो ज़रूर देते हो कि जो आपको समझ आ रही होती है। अभी जब तक हम लोगों ने मतलब जितनी भी हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं सिविलाइजेशन से रिलेटेड, या हम कहें कि हर उस चीज़ से रिलेटेड जो कि डिफरेंट रिलीजन को दर्शाती हैं, मुझे एक चीज़ तो मैंने ये देखा है कि सिंबल्स और साइंस ये बहुत पुराने हैं, और अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में आपको ये चीज़ नज़र आती है कि सिंबल और साइंस, देवी देवता डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट आप कह लो कि उनकी प्रतिमाएं बनाकर जो है उनको पूजा जाता था या उनकी वर्शिप की जाती थी। कि लाइक नाम उनके डिफरेंट हो गए थे, शायद वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के वो लैंग्वेज की वजह से चेंज हो गए थे, बट जो उनका रोल होता था उस पर्टिकुलर रिलीजन में, जो उसके फॉलोअर्स होते थे, रोल वही होता था जो हमें मतलब बाकी सभ्यताओं में भी नज़र आता था। भाई देखें ना, अगर आज के भी टाइम में अगर एग्जांपल दें, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हम यहाँ पर जो है बोलते हैं दूसरी ज़ुबानों में वो वर्ड्स होते ही नहीं हैं।
जैसे हम पे वर्ड ऐड करते हैं कि मुल्कों में पे और पी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो बिल्कुल ही जो है वो पी चेंज, साउंड और बी साउंड नहीं पी साउंड जो है ना वो पी को बी के हाँ, साथ बी जो है वो के मिक्स साथ कर mix देते हैं, कर तो वो जो है चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं। इसी तरह जब एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में भी आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होती है। लेकिन हाँ, जब आप जो है जो एक मोहर जिसकी बात की जा रही है ना, उसमें देखकर ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई जो है ना एक मेडिटेशन मोड में जो है ना वो बैठा हुआ है। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। और ऐसे लग रहा है जैसे एक बेंच सा बनाया हुआ है जिसके ऊपर, अब ये मेरी इंटरप्रिटेशन है जो मुझे उस स्टैम्प को देखकर लग रहा है। और ये भी हो सकता है भाई जो वैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं जो बीच में सिंक कहा जा रहा है, हो सकता है वो मुखट हो उस जमाने का, पॉसिबल है। बट पता नहीं क्यों ऊपर तो मुझे ना जहाँ पर वो येलो कलर का एक मतलब मार्क किया गया, वहां पर मुझे तो पहले एक इंसान की प्रतिमा नजर आती है और उसके साथ आगे आगे मुझे, उसके बाद आपको समझ नहीं लग रही, फिर आपको मछली नजर आ रही है। हाँ, लेकिन मौसम ही कह रहा है कि ये उस टाइम की Sign लैंग्वेज जो कि language है, पॉसिबल हाँ। हो सकता है, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट समहाउ आई फील कि अगर आप कनेक्टिविटी की बात करो, क्योंकि हमेशा कहानियां एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें उस जगह की लेकर जाते हैं, बहुत सारे बिलीफ्स लेकर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कोर की बात करें तो अनडाउटेडली आपको ये चीज़ नज़र आती है कि हर जगह की जो एक आप कह लो कि कोई ना कोई गॉड, देवी देवता, जब आप उसको सुनते हो तो कहीं ना कहीं पर आप उसको सनातन धर्म से रिलेट कर पाते हो कि वहाँ पर उसका आपको एक उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो नज़र आती है। सो मैं कहूँगी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि जब आप चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हो ना, और ऑनेस्टली कहीं ना कहीं पर आपका सोचने का नज़रिया और आपका माइंडसेट चेंज करता है, आपकी सोच को ये खोलता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका क्या कहने इसके बारे में। लेकिन नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।